नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड का है। हिंदी अ का प्रश्न पत्र है ये। तो इस बार 2025 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और कैसा प्रश्न पत्र रहेगा, इस सैंपल पेपर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, क, ख, ग, घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं। ठीक है, ध्यान रखना 15 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी अन्य विकल्प भी जो है अंदर दिए गए होंगे। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। सबसे पहले खंड अ अपठित बोध जो है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये 7 अंक का है, ध्यान रखना 7 अंक का दिया हुआ है, अपठित गद्यांश है। तो दिया गया अपठित गद्यांश है, भारत के दक्षिणी भाग में से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अतः यह मानसूनी हवाओं का देश है। सागरों से उठी हुई पवनें उत्तर की ओर से बढ़कर हिमालय की चोटियों से टकराकर लगभग सारे देश में वर्षा करती हैं। मेरा देश प्राकृतिक दृष्टि से विविध मौसमों का पुंज है। एक ओर तो हिमालय की अनेक चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं और वहाँ खूब सर्दी पड़ती है, तो दूसरी ओर भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण मद्रास आदि प्रदेशों में इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग वहाँ शीत ऋतु में भी बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। मेरे देश में एक ओर चेरापूंजी में संसार भर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दूसरी ओर राजस्थान का बहुत सा भाग सूखा रहने के कारण मरुस्थल बना हुआ है। प्रकृति ने इस देश में गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि अनेक बड़ी बड़ी नदियों को बहाकर उसे सस्य श्यामला बनाया है। अब प्रश्न दिया गया है पहला, कथन ए और उदाहरण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए है, भारत में चेरापूंजी संसार भर में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो कारण दिया गया है, मानसूनी हवाएं हिमालय की चोटियों से टकराकर पूरे देश में वर्षा करती हैं। तो अब इनमें से आपको सही उत्तर छांटना है कि कौन सा है, कथन कौन सा कथन आपका सही होगा। तो कौन सा होगा इसमें से, तो इसमें से सही उत्तर है आपका तीसरा, कथन ए सही है और कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। यानी भारत में चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, हमने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, कि चेरापूंजी जो है सबसे अधिक, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे दिया गया है, सबसे अधिक वर्षा होती है। मानसूनी हवाएं हिमालय की चोटियों से टकराकर पूरे देश में वर्षा करती हैं, तो ये इसका कारण था। तो इस प्रकार से ये उत्तर सही है। ठीक है, तो कथन तीसरा जो है इसमें सही उत्तर है। भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत के दक्षिण में क्या है, हिमालय की चोटियां हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है राजस्थान, तो राजस्थान क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, और तीसरा है चेरापूंजी, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इस प्रकार से उत्तर कौन सा सही होगा आपका, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। तो चौथा ऑप्शन जहां जो है यहाँ पर जो है सही है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत को किसका देश कहा गया है और क्यों। भारत को किसका देश कहा गया है, तो भारत को मानसूनी हवाओं का देश कहा गया है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, भारत के मौसम और भौगोलिक विविधता के संदर्भ में सही कथन चुनें।
तो कौन सा सही कथन होगा? पहला कह रहे हैं मद्रास में भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण अधिक गर्मी पड़ती है। राजस्थान में सूखे के कारण मरुस्थल बना हुआ है। हिमालय की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं और भारत के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? इसमें पहला तो सही है, ठीक है, पहला जो है ये तो ठीक है। दूसरा कह रहे हैं आपका राजस्थान में सूखे के कारण, ये भी ठीक है, ठीक है। आगे कह रहे हैं तीसरा हिमालय की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, लेकिन चौथा उत्तर जो है ये सही नहीं है, ठीक है, ये तो गलत है। तो इस प्रकार से आपका पहला, दूसरा, तीसरा जहां होगा वो सही उत्तर होगा। तो कहाँ पे दिया है? इसमें पहला, दूसरा, तीसरा जो है ये सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करें। कॉलम 1 में जो है भारत के दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण में कौन है? तो भारत के दक्षिण में क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे भारत को कह रहे हैं मानसूनी हवाओं का देश है, ठीक है, क्योंकि भारत के दक्षिण भाग में क्या है? इसके दक्षिण में जो है हिंद महासागर, ठीक है। अपना उत्तर लिख सकते हैं कि भारत के दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं भारत में विविध मौसमों का पुंज कैसे है? भारत में विविध मौसमों का पुंज कैसे है? तो पुंज कहते हैं समूह का, ठीक है। तो समूह कैसे है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो है हिमालय की अनेक चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। मेरा देश प्राकृतिक दृष्टि से विविध मौसमों का पुंज है। तो क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर जो है हिमालय की जो चोटियाँ होती हैं वो बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है, हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है हिमालय की अनेक चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं, खूब सर्दी पड़ती है, भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण मद्रास प्रदेशों में इतनी गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो वहीं चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये विविध मौसमों का पुंज इसलिए कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मौसम है, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 7 नंबर का है, ठीक है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु के समान, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुकुम मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नर नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण विकराल, यह प्रगति निसीम नर का यह अपूर्व विकास, चरण तल भूगोल मुट्ठी में निकल आकाश, किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क की निशेष, शीश पर आदेश अवधार्य, छूट पर पीछे गया रे हृदय का देश, मोम सी कोमल मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। पहला प्रश्न दिया गया है नहीं बाकी कहीं व्यवधान के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है? तो क्या कहना चाह रहा है कवि? यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है अब मनुष्य के सामने कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, अब मनुष्य के सामने कोई रुकावट नहीं है। दूसरा कह रहे हैं
दूसरा प्रश्न है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। आज की दुनिया, कथन ए में कह रहे हैं आज की दुनिया में मानव ने प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। कारण बता रहे हैं मानव का विकसित मस्तिष्क, प्रगति ने उसे प्रकृति के हर तत्व पर नियंत्रण प्रदान किया है। तो क्या ये सही है? तो इसमें कथन सही कह रहे हैं और कारण कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो विकल्प तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहे हैं नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। तो कौन सा है? पहला कह रहे हैं मानव की प्रगति ने प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित किया है। दूसरा कह रहे हैं आधुनिक मानव का विकसित मस्तिष्क ही उसकी प्रगति का कारण है। तीसरा कह रहे हैं मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्राकृतिक संसाधनों को सिमटाया और वश में किया है। और चौथा कह रहे हैं मानव का विकास केवल मस्तिष्क तक सीमित है, हृदय पीछे रह गया है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा ठीक है, जबकि चौथा गलत है आपका। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, तो जहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा यानी कथन पहला वाला जो है उत्तर ऑप्शन सही है। अगला कह रहे हैं मानव द्वारा किए गए वैज्ञानिक प्रगति के अद्भुत विकास कवि को खुशी नहीं दे रही। क्यों? क्यों नहीं दे रहे हैं खुशी? तो क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे है मानव द्वारा किए गए वैज्ञानिक प्रगति के अद्भुत विकास कवि को खुशी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके जीवन मूल्यों में गिरावट आ गई। क्या हुआ है? जीवन मूल्यों में क्या आई है? गिरावट आई। ठीक है, जीवन मूल्यों में गिरावट क्या आई है? गिरावट आई है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कवि को आज की दुनिया विचित्र और नवीन क्यों लग रही है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न 2 नंबर के हैं, बाकी ऊपर के 1 नंबर के। तो आज की दुनिया कवि को विचित्र क्यों लग रही है? क्योंकि आज मानव ने सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या कर दी है? सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है। यहाँ उत्तर में भी आपसे आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, यानी प्रकृति पर जो है मनुष्य ने सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये चौथे का उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब है खंड ख, व्यवहारिक व्याकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो निर्देशानुसार प्रश्न तीसरे में लिखा हुआ है निर्देशानुसार किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। केवल आपको 4 के उत्तर लिखने हैं इसमें से। तो पहला है मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करा रहा था। तो संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में अगर बदलना है तो क्या याद होना चाहिए? और। ठीक है, और, अथवा, एवं। ठीक है, अथवा, एवं, इसलिए। तो इस प्रकार का जहाँ लगेगा वहाँ जो है ये ध्यान रखना संयुक्त वाक्य होगा। तो हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं, जैसे मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने उस व्यक्ति को देखा और वह क्या कर रहा था? पीड़ा से करा रहा था। तो हमने यहाँ जो की जगह क्या लगा दिया? और लगा दिया, और वह पीड़ा से करा रहा था। ठीक है, अगला है जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो अवश्य सफल होता है। ये मिश्र है, इसको सरल में बदलना है तो सबसे पहले ये हटा दो। ठीक है, जो और वो हटा दो। तो परिश्रमी क्या निकलेगा? परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। परिश्रमी जो व्यक्ति है वो अवश्य सफल होता है। ये सरल वाक्य में बदल गया। ठीक है, अगला है कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है? वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है?
तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है विशेषण उपवाक्य। ठीक है, विशेषण उपवाक्य जो है यहाँ पर है। क्लियर है, विशेषण उपवाक्य है यहाँ पर। अगला कह रहे हैं कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत उतारा गया। मिस्र वाक्य में बदलना है इसे। तो मिस्र वाक्य में बदलने के लिए हमें क्या करना है, यदि तो जैसे वैसे यहाँ वहाँ, तो हम बना सकते हैं कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह। तो यहाँ इसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कश्मीरी गेट का निकलसन कब्रगाह है उसमें उनका ताबूत उतारा गया। तो उसमें उनका ताबूत उतारा गया। तो ये मिस्र वाक्य बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नेताजी की मूर्ति बनाने का काम स्थानीय कलाकार ने मजबूरी में किया। तो इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो संयुक्त वाक्य के लिए हमने अभी बात करी है, हमें क्या लगाना है, और, अथवा, एवं, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, स्थानीय कलाकार की मजबूरी थी इसलिए उसने नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किया। ठीक है, स्थानीय कलाकार की मजबूरी थी इसलिए जो है उसने नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किया। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इसलिए लगा दिया। ठीक है, तो याद रखना ये संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो 4 प्रश्न करने हैं इनमें से आपको। तो पहला लिखा हुआ है, किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई। कर्तरी-वाच्य में बदलिए। तो कर्तरी-वाच्य में बदलने के लिए आपको के द्वारा हटा दो सबसे पहले। ठीक है, तो किसान ने खेत की जुताई की, क्या बन जाएगा, किसान ने खेत की जुताई की। ठीक है, अगला है कर्मवाच्य में बदलिए, कितने कंबल बंटे। तो कर्म में बनाना है इसको, तो कितने कंबल बांटे गए, कितने कंबल बांटे गए। अगला है आओ यहाँ बैठ सकते हैं, भाववाच्य में बदलिए। तो इसे भाववाच्य में आओ यहाँ बैठा जा सकता है, आओ यहाँ बैठा जा सकता है। तो ये आपका जो है भाववाच्य में बदल गया। अगला है सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है, कर्तरी-वाच्य में बदलिए। तो कर्तरी-वाच्य में सबसे पहले द्वारा हटा दो, तो क्या बनेगा, सैनिक देश की रखवाली करते हैं। ठीक है, सैनिक देश की रखवाली करते हैं। अगला कह रहे हैं भाववाच्य में, दर्द के कारण वह चल नहीं सकती। तो वह की जगह से आता है, तो दर्द के कारण उससे चला नहीं जाता, दर्द के कारण उससे चला नहीं जाता। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। तो पद परिचय के लिए आपको संज्ञा पता होना चाहिए, सर्वनाम पता होना चाहिए, क्रिया विशेषण पता होना, मतलब विशेषण पता होना चाहिए, लिंग वचन काल जो है ये पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले है सदा, वीरों की सदा जीत होती है। तो अंडरलाइन है सदा, इसका पद परिचय लिखना है हमने। सो सदा क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्या है, क्रिया विशेषण। अब जहां पर भी क्रिया विशेषण या अवयव आता है वहां पर लिंग वचन काल को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण जहां होगा वहां पर लिंग वचन काल नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं, बच्चे की मुस्कान मनमोहक होती है। तो मुस्कान का पद परिचय लिखना है।
तो मुस्कान क्या है? सबसे पहले आपकी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। दूसरा जो है स्त्रीलिंग भी है, आपको पता होना चाहिए कि मुस्कान स्त्रीलिंग है। एक वचन भी है। ठीक है, एक वचन भी है। तो इस प्रकार से आपके 3 बहुत हैं। आप 3 अगर किसी चीज का बताते हैं तो 3 बहुत है। यहाँ पर आपने भाववाचक संज्ञा बता दी, स्त्रीलिंग बता दी और एक वचन बता दिया। अगला प्रश्न है प्रत्येक का अपना महत्व होता है। तो अपना का पद परिचय लिखना है। तो अपना का पद परिचय क्या होगा? पहले तो यहाँ पे समझ लो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। इसके अलावा क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। अपना भी एक वचन है, पुल्लिंग है और सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्या है? सार्वनामिक विशेषण, याद रखना। अब ये विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा क्या होते हैं, ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं, इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगला कह रहे हैं चलते चलते लड़खड़ाने पर सहयोगी उसे संभाल लेते हैं। तो चलते चलते फिर से क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलते चलते में क्या है? क्रिया विशेषण है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? लिंग वचन कारक नहीं लिखा जाएगा। अगला है अर्जुन एक बुद्धिमान छात्र है। तो बुद्धिमान का पद परिचय लिखना है। तो बुद्धिमान क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और एक वचन है, ये ध्यान रखना। ठीक है। नंबर 6 है निम्नलिखित काव्यांशों के अलंकार भेद पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो केवल 4 बताने हैं, इनमें से 4 नंबर का ये भी है। कर कमल सा कोमल है। तो जहाँ पर भी आप ध्यान रखना, अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जहाँ पर भी सा सी से आएंगे वहाँ पर क्या होगा? आपका उपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा होगा? उपमा अलंकार। क्लियर। अगला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। जहाँ पर योजक चिन्ह लगा होता है और विशेषण और विशेष्य होता है, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, याद रखना कौन सा होता है? रूपक अलंकार। ठीक है, फिर से आ गया चरण कमल बंदो हरिराई। विशेषण विशेष्य है और योजक चिन्ह लगा हुआ है तो रूपक है। ठीक है। अगला कह रहे हैं मुख मानो चंद्रमा है। तो मनु मानो जनु जानो जहां ज्यों त्यों जहां होंगे वहां होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होना चाहिए? मनु मानो जनु जानो ज्यों त्यों। मनु मानो जनु जानो जानो ज्यों त्यों, जहां पर भी होंगे। ठीक है, ज्यों त्यों जहां पर भी होंगे, ये क्या होगा? वहां पर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला कह रहे हैं आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को कहा गया है, इसलिए क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। यानी राणा प्रताप ने अभी सोचा भी नहीं है और चेतक जो है नदी पार की पार पहुंच चुका है। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसमें भी समय लगता है। तो जहां पर भी बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो जो है, अगले वीडियो में आपके सारे डाउट जो हैं, जितना भी आपको कन्फ्यूजन है वो सब दूर करूँ। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।